Hello everyone, this is Rolly Pandey. This is the fifth chapter of NCERT Science of 6th class. तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर है हमारा बॉडी मूवमेंट्स. नॉर्मली अगर आप स्थिर होकर के एब्सोल्युटली स्टिल होकर के बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जो आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने पे आपको फील होगा कि टाइम टू टाइम जो आपकी आंखें हैं वो अपने आप से ही ब्लिंक हो रही हैं, मतलब कि आइज़ का मूवमेंट हो रहा है. इसी तरीके से आप ब्रीदिंग करके देखिए, तो ब्रीदिंग करके ऑब्जर्व करिए कि आपकी बॉडी का कौन कौन सा पार्ट है जो कि मूवमेंट कर रहा है. तो आप ऐसा पाएंगे कि हमारी बॉडी का ब्रीदिंग के टाइम पे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि मूवमेंट करते हैं. ऐसे ही अगर आप राइटिंग पैड पे लिख रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा रहे हैं या फिर पीछे की तरफ पलट के देखा लेफ्ट राइट, तो इस तरीके से हर एक एक्टिविटी में, यहाँ तक कि आप कुछ ना भी कर रहे हो, बिल्कुल स्टिल होकर के बैठ जाएं, तब भी आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जिनके मूवमेंट होते रहते हैं. मतलब कि कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में हर एक पार्ट का मूवमेंट कोई ना कोई एक्टिविटी करते टाइम होता है. तो जो ये सारे मूवमेंट्स हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है, यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक. अब जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी का मूवमेंट या तो चल करके होता है, या तो दौड़ने पे, या तो स्किपिंग करने पे, या तो जंप वगैरह करते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं. तो इस तरीके से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है. और एनिमल्स जो हैं वो भी इसी तरीके से, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि चल के मतलब कि चलने पर उनकी बॉडी का मूवमेंट होता है, दौड़ने पर होता है. कुछ ऐसे होते हैं जिनका उड़ने पर उनकी बॉडी का मूवमेंट होता है. कुछ होते हैं जो कि रेंग करके, क्रॉलिंग करके या फिर स्विम करके मूवमेंट करते हैं. तो इस तरीके से हमारे अंदर और एनिमल्स में अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने के साथ हमारी बॉडी के वो पर्टिकुलर पार्ट में मूवमेंट होता है. तो हम लोग की बॉडी में मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे हैं या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं. लेकिन जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं, तो फिर उनकी बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है. तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे. प्लांट्स के बारे में तो फिलहाल हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, लेकिन एनिमल्स की बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है और हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है, इन दोनों चीज़ को हम इस चैप्टर में समझेंगे. ठीक. तो एनिमल्स का समझने के पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम लोग की बॉडी के मूवमेंट्स, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स. ठीक. कभी भी आपने देखा है या फिर ऑब्जर्व किया है कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज में हमारी बॉडी का कौन कौन सा पार्ट है जो कि मूवमेंट करता है. जब हम अपने हैंड्स का या लेग्स का मूवमेंट करते हैं तो वो किस तरीके से मूव हो रहे हैं, लेफ्ट राइट या फिर सारे डायरेक्शन में. तो इस तरीके से एक एक चीज़ जब ऑब्जर्व करके देखेंगे तो हर जगह पे किसी ना किसी तरीके का मूवमेंट होता है. ठीक. तो इसको समझने के पहले एक एक्टिविटी ऐसे इमेजिन कर लीजिए, एक बाउल में आपने इमेजिनरी बॉल में इमेजिनरी विकेट लगा करके उसको सेट किया हुआ है. ठीक. तो ये बस आप एक्टिविटी माइंड में रखिए क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे वो इसी के थ्रू समझेंगे. अगर आपसे कहा जाए अपने आर्म्स को रोटेट करने के लिए या मूव करने के लिए, तो आपके आर्म्स जो हैं वो किस तरीके से मूवमेंट करेंगे, कैसे होंगे, रोटेट करेंगे. कहाँ से, शोल्डर्स के, शोल्डर्स को सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करेंगे जब अपने आर्म्स को रोटेट करने की कोशिश करेंगे. तो क्या जब हम अपने आर्म्स को रोटेट करते हैं तो आर्म्स के साथ साथ शोल्डर्स भी मूव करते हैं. इसी तरीके से एक दो चार चीज़ें और दी हुई, मतलब ये आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये एक बेसिक बेस बनाया गया है कि हर एक प्रोसेस करके, जैसे लेट करके देखिए, अपने लेग्स को रोटेट करके देखिए, अपने आर्म्स को बेंड करके देखिए, लेग्स को बेंड करके देखिए. तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारी बॉडी में कहाँ पे किस किस तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं, जिससे कि हम समझ पाएंगे सारे जॉइंट्स को धीरे धीरे. ठीक. आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder or neck? These places are called joints. जब अपने आर्म्स को हम रोटेट करने की कोशिश करें या बेंड करने की कोशिश करें, तो जहाँ से भी बेंड हो रहा है या जहाँ से रोटेट हो रहा है,
हमको ऐसा समझ में आता है कि कोई दो चीज़ ऐसी हैं जो कि ज्वाइन हो रही है, या फिर जहाँ पे जॉइंट टाइप का कोई दो चीज़ आकर के ज्वाइन हो रही हैं, वहीं पर हमारी बॉडी या तो बेंड हो पाती है या तो रोटेट हो पाती है। जैसे एल्बो से करके देखें, हम बेंड करके देखें, शोल्डर को रोटेट करके देखें, नेक से लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करके देखें, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे हो पा रही है, जहाँ पे कुछ ना कुछ हमको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ आकर के ज्वाइन हुई है, उसी ज्वाइंट पर ही हमारे बॉडी का रोटेशन या बेंडिंग हो पा रही है। तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे कोई चीज़ ऐसी फील हो कि आकर के ज्वाइन हो रही है, वहाँ से रोटेशन या बेंडिंग हो रही है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस को या पॉइंट को जॉइंट्स कहा जाता है। ठीक, अब ये जॉइंट्स किन दो चीज़ों से लेकर के ये जॉइंट्स बनी है। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंड टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, क्या चीज़ें हैं या क्या चीज़ ऐसी है जो एक साथ आकर के ज्वाइन हो करके जॉइंट्स को बना रही है। तो अपने फिंगर्स में हम अपने सर पर या पूरी बॉडी में कहीं भी हाथ लगा करके देखेंगे तो हमको एक ऐसा हार्ड सा स्ट्रक्चर जो है वो फील होगा। तो जो हार्ड स्ट्रक्चर हमको फील होता है वो क्या है, वो है बोन्स। बोन्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बोन्स कभी भी बेंट नहीं हो सकती हैं। तो जब बोन्स बेंट नहीं हो सकती हैं तो फिर ये हमारे एल्बोज वगैरह ये सब बेंट कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में एक अपर ऊपर सर से लेकर के या फिर अपर आर्म से लेकर के रिस्ट तक लगातार कोई एक लंबी सी बोन है जो हमारी बॉडी में कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो मिल करके पूरा बोन का स्ट्रक्चर तैयार होता है जिससे। ठीक, इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो। अब एल्बो का हमारा मूवमेंट कैसे हो पा रहा है, क्योंकि दो अलग अलग बोन से, एक बोन ये हुई एक बोन ये हुई, दोनों आकर के यहाँ पर ज्वाइंट हुई हैं। तो इन्हीं अलग अलग बोन्स की ज्वाइंट होने की वजह से ही हमारी एल्बो में बेंडिंग या मूवमेंट होता है। इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स हैं जिनसे मिलकर के हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स बने हुए हैं। We can bend or move our body only at those points where bones meet। हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव या बेंड ये दोनों उसी पॉइंट पर कर सकते हैं जहां पर दो बोन्स आकर के एक दूसरे से मिलती हैं। तो हमारी बॉडी में कई तरीके के जॉइंट्स हैं, उनको वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने एक सिलेंडर ले लिया, उस सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके ऊपर पेपर रैप कर दिया, फिर एक बॉल ली, उस बॉल को पेपर सिलेंडर से स्टिक कर दिया, किसी भी प्लेस पर एक चिपका दिया हमने। चिपकाने के बाद बॉल में उसके सेंटर पर हल्का सा होल किया और जहां से होल किया हुआ है वहीं से हमने एक बाउल के अंदर उसको रख दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो बाउल के साथ चिपक गया। ठीक, अब हम जब पेपर सिलेंडर को रोटेट करके देखेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक, तो इसी तरीके से जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है जो हमारे एल्बोज और नीज में पाए जाते हैं, एल्बोज में पाए जाते हैं, तो वो कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और वो कैसे काम करता है, इसी पूरी प्रोसेस की तरह काम करता है। मान लीजिए ये जो पेपर सिलेंडर है, ये पेपर सिलेंडर हमारा आर्म है और इस आर्म के एंड में ऐसे बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मतलब अभी एक ही बोन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही बोन है, लेकिन जो इसके नीचे वाला पोर्शन है वो मान लीजिए हमारे आर्म से है और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और शोल्डर का जो एंड है वो बाउल की तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से जो आर्म की एंड है वो सर्कुलर होती है, वो सर्कुलर एंड शोल्डर के एंड से इस तरीके से स्टिक होती है। इसी वजह से किसी भी डायरेक्शन में हम अपने हाथ को मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो कौन सा जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वो काम कैसे करता है, वो इसी पूरी एक्टिविटी की तरह काम करता है। आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लो हो गई थाई बोन। ठीक, हमने अभी हाथ के लिए समझा था, पैर के लिए समझते हैं। ये मान लीजिए हो गई आपकी थाई बोन। ठीक, अब ये थाई बोन का जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा सर्कुलर है, बॉल टाइप का है, तो ये पूरा मिला करके एक बोन बनी। इस बोन से जो दूसरी वाली बोन है वो बोन, इसमें एक हॉलो स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस हॉलो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर या हॉलो स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं कैविटी। तो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, ये राउंडेड एंड, ये एक बोन का ये जो राउंडेड एंड था
वो दूसरी बोन के जो कैविटी वाली जगह थी, मतलब हॉलो स्पेस वाली जगह थी, वहां से जाकर के ज्वाइंट होती है। तो ऐसे ज्वाइंट क्या है, वो किसी भी डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। तो इसी वजह से हमारा हाथ या पैर इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के हिसाब से मूवमेंट करता है। तो ये हमने किसके लिए पढ़ा, ये हमने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पिवटल ज्वाइंट। द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंस द हेड इज अ पिवटल ज्वाइंट। जहां से नेक हेड से ज्वाइंट होता है, जो हमारी गर्दन है वो गर्दन सर से जिस बोन्स के थ्रू ज्वाइंट होती है उसे कहते हैं पिवटल ज्वाइंट। पिवटल ज्वाइंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सर को या तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं या फिर राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड और राइट और लेफ्ट डायरेक्शन जो अपने हेड का मूवमेंट हम वो कर पाते हैं, वो किसकी वजह से कर पाते हैं, वो पिवटल ज्वाइंट की वजह से कर पाते हैं। अब ये जो पिवटल ज्वाइंट है वो किस तरीके से काम करता है, ये हेड में एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसी रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में ये नेक से ये सिलेंड्रिकल बोन निकली रहती है। ये सिलेंड्रिकल बोन ये रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में जाकर के कनेक्टेड रहती है। इसी वजह से जो हमारा सर है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड या लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो जो सर से ये गर्दन की जो ज्वाइंट होती है उसको क्या बोलते हैं, पिवटल ज्वाइंट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा हिंज ज्वाइंट। एक नॉर्मली एक दरवाजा है, दरवाजे को खोल करके और अब बंद करके देखें कई बार, तो हम क्या देखेंगे, उसमें जो हिंजेस लगी होती है, उन्हीं हिंजेस की वजह से जो दरवाजा है वो खुलता है या बंद होता है। मतलब हम कह सकते हैं हिंजेस की वजह से मूवमेंट किस तरीके का होता है, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में होता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो हिंज ज्वाइंट्स होते हैं वो भी बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में ही मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट है जो हिंजेस के थ्रू होता है। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की, ये एक चार्ट या फिर किसी कार्डबोर्ड से ये एक सिलेंड्रिकल शेप बना लिया, फिर इस सिलेंड्रिकल शेप में एक बीच में हॉलो स्पेस कर लिया। अब इस हॉलो स्पेस में हमने एक पेंसिल रख ली। ठीक, अब इस पेंसिल को अगर हम मूव करके देखें तो वो किन तरीके का मूवमेंट कर पाएगी, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर पाएगी या तो फोर्थ डायरेक्शन में कर पाएगी, या तो आगे हो पाएगा या तो पीछे हो पाएगा। तो इस तरीके का मूवमेंट किस तरीके से किससे होता है, वो हिंज के थ्रू होता है। मतलब कि हमारी बॉडी में जहां भी हिंज जॉइंट होगा वहां पे मूवमेंट किस टाइप का होगा, बैक एंड फोर्थ टाइप का होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल बोन दूसरी सिलेंड्रिकल बोन से जब इस तरीके से हिंज के फॉर्म में ज्वाइंट रहती है तब उसको हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। और इस तरीके का ज्वाइंट किस तरीके का मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में। ठीक, तो ये आपका हो गया हमारा हिंज ज्वाइंट्स। अब जो एल्बो है, एल्बो में भी किस तरीके का होता है, एल्बो में भी हिंज ज्वाइंट्स ही होते हैं, क्योंकि हम बैक एंड फोर्थ इसी डायरेक्शन में तो अपने एल्बो को मूव कर पाते हैं। तो एल्बो में भी क्या हो गया, हिंज ज्वाइंट हो गया। इसके अलावा जो घुटने होते हैं, घुटने में भी हिंज ज्वाइंट्स होते हैं। हम अपने पैर को या तो इधर की तरफ लेके जा सकते हैं या तो ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे आगे या पीछे। इसी तरीके से ये तो आपका मान लीजिए आपका स्थिर है, जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हमको मूव करना है। तो यहाँ पे दो हड्डियां, ये सिलेंड्रिकल बोन हो गई पहली, ये सिलेंड्रिकल बोन हो गई दूसरी, यहाँ से ये ज्वाइंट बना हुआ है। अब इसको या तो हम इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं और या तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब कि बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट किसके थ्रू होता है, हिंज ज्वाइंट्स के थ्रू होता है। The elbow has a hinge joints that allows only a back and forth movement. ठीक, नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड ज्वाइंट्स। तो अभी तक जो हमने ज्वाइंट्स पढ़े हैं उनसे फिक्स्ड ज्वाइंट्स जो है वो अलग होते हैं, क्योंकि हमारे हेड में किस तरीके का ज्वाइंट पाया जाता है, वो पाया जाता है फिक्स्ड ज्वाइंट। The bones cannot move at these joints. The joints are called fixed joints. हमारी बॉडी में ऐसे joints जहां पर किसी भी तरीके का कोई रोटेशन या मूवमेंट नहीं हो सकता है, ऐसे ज्वाइंट को फिक्स्ड ज्वाइंट्स कहा जाता है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी करके देखिए, मान लीजिए अपने मुंह को आप वाइड करके अगर खोलें तो जो इसका लोअर जॉ है, जो नीचे का जबड़ा है, उसको तो हम मतलब सर में ही अटैच है। ये जो लोअर और अपर और लोअर दोनों जॉज हैं, दोनों जबड़े हैं। तो अगर हम लोअर जॉज को
मूव करके देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत जो है वो मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने अपर जॉ को मूव करके देखें, जो ऊपर के जबड़े हैं उनको मूवमेंट करके देखें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है। ठीक, तो देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स्ड जॉइंट। तो ये जो अपर जॉज है उसमें मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अपर जॉ और हेड इन दोनों में जो जॉइंट है वो फिक्स्ड जॉइंट होता है। फिक्स्ड जॉइंट होने की वजह से ही हम जो अपर जॉज है उनका मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा फिक्स्ड जॉइंट। अब ये जो अलग अलग जॉइंट्स हैं या जो पूरा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को मिल रहा है, तो व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। हर एक पार्ट जो है वो अलग अलग शेप का किस वजह से है और क्यों है। मान लीजिए हमको कोई डॉल बनाना है, तो डॉल बनाने के पहले हम उस डॉल का एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक या जिस भी चीज़ से डॉल बनती है वो चीज़ उसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो वही जो फ्रेमवर्क है, ऐसे ही बोन्स से हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, वही फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। तो दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। ये जो पूरा हमारी बॉडी को शेप वगैरह प्रोवाइड कर रहा है फ्रेमवर्क बोन्स की हेल्प से, उसी फ्रेमवर्क को स्केलेटन कहते हैं। बर्थ के टाइम पे हमारी बोन्स 305 होती हैं, जो बाद में धीरे धीरे एज के साथ घटती हुई जाकर के लास्ट में 206 बोन्स बनती हैं। तो एडल्टहुड में कितनी बोन्स होती हैं? 206। और बर्थ के टाइम पे कितनी बोन्स होती हैं? 305। हमको पता कैसे चला कि जो हम लोग का स्केलेटन है, हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो इस तरीके का है? तो इस एक्सरे वगैरह करा करके हमको पता चल सकता है कि हमारी बॉडी के बोन्स का फ्रेमवर्क किस तरीके से बना हुआ है। अपने आप फोर आर्म, अपर आर्म और लोअर लेग और अपर लेग, इन सबको जो आप फील करके टच करके देखेंगे ये कितनी बोन्स से बना हुआ है, तो उसको फील करके देखिए। उसके बाद इस एक्सरे से मैच करके देखिए कि क्या आपने सही पता किया कि नहीं पता किया। मतलब फील करके हमको पता चल सकता है, ये भी कह सकते हैं कि फील करके हम समझ सकते हैं कि कितनी बोन्स मिल करके जॉइंट्स बना रही हैं या फिर फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। मेनली एक्सरे से होगा, ये तो बस एक नॉर्मल से एक्टिविटी है। अब आप अपनी फिंगर्स को बेंड करके देखिए, क्या जितने जॉइंट्स हैं फिंगर्स में, क्या हर एक जॉइंट पर हम लोग उसको बेंड कर सकते हैं? इसी तरीके से मिडिल फिंगर में चेक करके देखिए कितनी बोन्स होती हैं। फिर अपने पाम के या पीछे का जो साइड है वहाँ पे आप फील करके देखिए कि वहाँ पे किस तरीके की और कितनी बोन्स हैं। तो जो हम लोग की रिस्ट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि जो हम लोग की रिस्ट है, जो कलाई है, वो कई सारी छोटी बोन्स से मिलकर के बनती हैं। उन छोटी बोन्स को क्या कहा जाता है? कार्पल्स। मतलब हम लोग की रिस्ट जो है फ्लेक्सिबल होती है। रिस्ट फ्लेक्सिबल क्यों होती है? कई सारी छोटी बोन्स की वजह से। और जो छोटी बोन्स रिस्ट में पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। ये हो गया आपका। फिर हम पढ़ते हैं रिब्स के बारे में। नॉर्मली एक लंबी ब्रीथ लीजिए, आप उसको कुछ देर करके होल्ड करके रखिए। फिर अपनी चेस्ट बोन को फील करते हुए बैकबोन की तरफ जाइए, ऐसे अपनी उंगलियों से प्रेस करते हुए। तो हमें लगेगा कि चेस्ट और बैक दोनों मिल करके ऐसे एक कर्व टाइप की ऐसे बोन्स गई होंगी कई सारी, जिन बोन्स से मिल करके ये पूरा हमारा जो है वो बना हुआ है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? जो ये चेस्ट बोन से लेकर के जो ये बैक बोन होती हैं वो पूरी जो कनेक्टेड होती हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं? कई सारी रिब्स से मिलकर के बनी होती हैं। तो जो ये बैक बोन और ये चेस्ट बोन, ये दोनों मिल करके क्या बनाती हैं? एक बॉक्स टाइप का शेप बनाती हैं। उसे क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। तो 12 रिब्स होती हैं जो चेस्ट के दोनों साइड पर पाई जाती हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। इसके बाद है आपका गेट ऑफ एनिमल्स, इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 में हमने जो ह्यूमन मूवमेंट है उसको समझा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।